हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12 का एक टॉपिक है लेसन पशु परजीवियों का अध्ययन व आर्थिक महत्व। ओके, पशु परजीवियों का अध्ययन। तो एनिमल जो पैरासाइट्स है उनकी स्टडी है और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या उनका महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इस लेसन के अंदर 4 एनिमल्स हैं, 4 इस जो है पैरासाइट्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। एक है पिस्सू, दूसरा जोंक और तीसरा लीवर फ्लूक और चौथा एस्कैरिस। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पिस्सू के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम है पुलेक्स इरिटेंस या दूसरा नाम उसका जिनोप्सिला कीओपिस। ओके, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है पिस्सू का। ये आपने याद रखना है, ये सीधा क्वेश्चन हो जाता है कि पिस्सू का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो या तो कीओपिस जिनोप्सिला कीओपिस या फिर पुलेक्स इरिटेंस। वर्गीकरण स्थिति देखें तो ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, गण इसका साइफेनोप्टेरा है और जीनस इसका जिनोप्सिला और स्पीशीज इसकी कीओपिस। तो ये इसकी वर्गीकरण स्थिति है। पिस्सू जो है ये बिना पंखों वाला, इसमें पंख नहीं होते हैं, बिना पंखों वाला जो है आर्थ्रोपोडा संघ का और साइनोप्टेरा जो है गण का ये जंतु होता है। ये जो है पक्षियों और स्तनधारियों का बाह्य परजीवी होता है। एक्टोपैरासाइट्स है, उनकी शरीर के बाहर ये परजीवी के रूप में रहता है, चिपका रहता है और उनका रुधिर चूसता है। ठीक है, रुधिर का परजीवी होता है और इसके जो वयस्क का आकार है वो लगभग 3 से लेकर के 5 मिलीमीटर तक जो है लंबा हो सकता है। ये इसके वयस्क का आकार है। उसके बाद देखिए इसका जो शरीर है, इसकी बॉडी जो है वो 3 भागों के अंदर बटी होती है, सिर, वक्ष और उदर के अंदर। सिर, वक्ष 3 भागों के अंदर इसकी बॉडी बटी हुई है। सिर जो होता है इसका वो छोटा सा होता है और सिर के ऊपर जो है एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं और मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग जो होते हैं इसके अंदर वो चुबाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने परजीवी का, अपने जो होस्ट होता है उसका रुधिर चूसता है। तो चुबाने और चूसने वाले मुखांग इसके अंदर पाए जाते हैं। वक्ष भाग जो ये छोटा ही होता है, सिर और वक्ष जो ये छोटे होते हैं और उदर इनकी तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक है, इसका वक्ष और उदर जो है वो स्क्लेराइड्स के द्वारा ढका रहता है। इसके ऊपर जो है कठोर जो प्लेटों का आवरण पाया जाता है, काइटिन की प्लेटों का आवरण पाया जाता है, जिनको स्क्लेराइड्स कहा जाता है। तो ये देखिए ये स्क्लेराइड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, कांटे भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। सक्टा वर्ग है तो 3 जोड़ी इसके अंदर टांगे पाई जाती हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, जिसमें जो तीसरी जोड़ी टांगे होती है, अंतिम जोड़ी टांगे होती हैं, वो कूदने के लिए रूपांतरित होती हैं, बहुत अधिक लंबी होती हैं और कूदने के लिए रूपांतरित होती हैं। इसकी सहायता से ये लंबी छलांग लगा सकता है, कूद सकता है। ये इन जो पिछली जोड़ी टांगे हैं इनकी सहायता से अपनी लंबाई जो है इसकी उससे 50 गुना अधिक लंबी जो है छलांग लगा सकता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो 3 से 5 मिलीमीटर है, तो ये इससे 50 गुना अधिक जो है लंबी छलांग टांगों की सहायता से लगा सकता है। टांगे जो है इसकी वही, इसके अंदर 5 भाग होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। वही जो है इंसेक्ट के अंदर जो टांगे होती हैं वही इसके अंदर भी 5 पार्ट होते हैं इसकी टांगों के। ओके, उसके बाद आते हैं जिसकी जो उदर सतह होती है, उदर के ऊपर जो है कुछ छिद्र के समान संरचनाएं देखती है, जिनको श्वसन छिद्र कहा जाता है, स्पाइरकल्स कहा जाता है, जिसकी सहायता से इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। ओके, उदर इसका काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पूर्ण रूपांतरण या पूर्ण कायांतरण इसके अंदर पाया जाता है। मतलब इसके जीवन चक्र के अंदर जो है 4 अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, सबसे पहले अंडा, अंडे में से निकलेगा लार्वा और लार्वा बनेगा प्यूपा और प्यूपा से बनेगा वयस्क। तो जिस भी इंसेक्ट के जीवन चक्र में ये 4 अवस्थाएं होती हैं, उसका जो रूपांतरण है या कायांतरण है वो कंप्लीट होता है। और अगर एक भी अवस्था इसमें कम हो जाए तो उसको इनकम्प्लीट या अपूर्ण रूपांतरण या कायांतरण कहा जाता है। तो इस पिस्सू के अंदर जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण रूपांतरण जो वो पाया जाता है। और इसमें जो है
जो नर और मादा होते हैं वो दोनों जो है रुधिर की अनुपस्थिति के बिना जो है जनन नहीं कर सकते। तो रुधिर इनके लिए भोजन है, आहार है, रुधिर के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना के बारे में कि पिस्सू जो है वो कैसा होता है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका काम है। उसके बाद इसका आर्थिक महत्व के बारे में देखें तो इसका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या आर्थिक महत्व है। तो ये जो है जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, चूहा है, पक्षी है, ठीक है, गिलहरी है, मुर्गियां हैं, इन सभी पर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है, इन पर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। और इसके काटने से मच्छर के समान जो है, जैसे मच्छर के काटने से निशान बनता है उसी तरह का निशान इसके भी काटने से बनता है। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो कुछ टाइम के बाद जो है खुजली होती है और सूजन आ जाती है और खुजली होती है उसके ऊपर। ठीक है, और अगर ये जो है कुछ सप्ताह अगर उसको रुका जाए तो उसके बाद जो है इसमें न सहने वाली, इसके बाद जो है न सहने वाली जो इसमें एलर्जी का कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे इसमें काट लिया एक बार तो उसमें खुजली हुई और खुजली के बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो इसमें न सहने वाली एलर्जी का स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और कई सप्ताह तक अगर इसको ना सही किया जाए, ना इस पर ध्यान दिया जाए, इसके ऊपर जो है पपड़ी जम जाती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर पपड़ी जम जाती है और जो है उसमें जो इसका जो घाव होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर ये इसका जो अटैक बार बार हो रहा है, यानी इस परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में ये सतह पर चिपका हुआ और बार बार इसकी बाइटिंग हो रही है, बार बार ये काट रहा है, तो इसके काटने से जो है उस जीव के अंदर जो है रुधिर की कमी हो जाएगी, बालों का झड़ना और रुधिर की कमी यानी एनीमिया के लक्षण उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कारण जो है मेन जो है इसके अंदर जो लक्षण होता है, तो एनीमिया की कंडीशन आ जाती है उस जीव के अंदर, परजीवी के उस होस्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अगर इसका जो प्रकोप है वो हमारे जो पालतू पशु होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी जो है या मुर्गियां हैं, उनके अंदर इसका अटैक हो जाता है, तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उसके कारण होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और साथ के साथ में बहुत सारा चिकित्सीय व्यय जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके इलाज के अंदर, पशुओं के इलाज के अंदर भी खर्चा होता है तो वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके कारण होता है। इसके अलावा जो ये पिस्सू जो है ये अपने जो कुछ जीव हैं, बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है, तो ये जो है पिस्सू ये बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है और वायरस है, उनके लिए जो है एक वाहक का कार्य भी करता है। मनुष्य और जो जंतु होते हैं, पालतू जंतु हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा जो है बीमारी पैदा करने के लिए वाहक का कार्य करता है। इसका सबसे जो सामान्य उदाहरण है वो है पिस्सू द्वारा जो प्लेग रोग को फैलाया होता है। और जब ये पिस्सू जो है प्लेग जो रोग है उसको फैलाने वाले जो चूहे होते हैं, काले चूहे होते हैं, उनको काट लेता है, तो इसका जो जीवाणु है जो प्लेग का वो पिस्सू से होते हुए उन चूहों के अंदर चला जाता है और वो चूहे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वो प्लेग रोग को फैलाते जाते हैं। और एक बहुत ही जो है जो पुरानी घटना है 1343 से लेकर के 1350 के अंदर जो है यूरोप कंट्रीज के अंदर जो है प्लेग की जो है बीमारी फैल गई थी और ये महामारी का रूप ले लिया था। महामारी मतलब पूरे ही यूरोप के अंदर ये बीमारी फैल गई थी और जिसके कारण लगभग जो है 1/3 यूरोप की जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी, इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही भयंकर जो है ये बीमारी फैला सकता है। तो ये है पिस्सू के बारे में, पिस्सू की जो है सामान्य उसकी संरचना कैसी है और उसका आर्थिक महत्व क्या है। ओके, उसके बाद हम दूसरा जंतु है लीच या जोंक, उसके बारे में आगे बढ़ते। ठीक है, अगला एनिमल आपके पास में जोंक या जिसको वैज्ञानिक नाम है इसका हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा या जोंक एनिलिडा संघ का ये प्राणी है। इसका वर्ग हिरुडिनिया, गण ग्नेथोबैटिल्डा, वंश इसका हिरुडिनेरिया और जाति इसकी ग्रेनुलोसा। तो हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा एनिलिडा संघ का ये प्राणी है
ये तालाबों में, झीलों में या फिर गीली मिट्टी, दलदली इलाकों के अंदर ये पाया जाता है। भूरे रंग का ये प्राणी होता है, कृमि सदृश होता है, वर्म लाइक होता है, भूरे रंग का होता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ये यानी दलदली भूमि के अंदर पानी के अंदर चलता है। और इसका जो साइज है लगभग 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। और इसका शरीर जो है वो 33 खंडों का बना होता है, 33 खंडों से मिलकर के इसका शरीर बना होता है। ये फिक्स है, इसके अंदर खंडों की संख्या की 33 ही होती है। और बाहर से देखने पर ये जो है वर्ताकार छल्लों के रूप में खंड दिखाई देते हैं। ठीक है, जोंक या लीच जो होती हैं, इसके शरीर में 2 चूसक पाए जाते हैं, 2 सकर्स पाए जाते हैं। एक अग्र सिरे पर पाया जाता है, एक पश्च सिरे पर पाया जाता है। तो 2 इसमें सकर्स होते हैं, चूसक पाए जाते हैं। अगर जो सिरे पर चूसक होता है वो मुख प्रकोष्ठ पर उपस्थित होता है। मुख प्रकोष्ठ के अंदर जो है 3 जबड़ों वाला, 3 जबड़े जो है जो कि आरी के समान होते हैं, 3 जबड़ों वाला जो है इसमें चूसक पाया जाता है। इस मुख के अंदर जो है लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और उन लार ग्रंथियों के अंदर जो है प्राकृतिक प्रतिस्पंदक पाया जाता है, उसको हिरुडिन कहा जाता है। इसमें हिरुडिन जो है वो प्राकृतिक प्रतिस्पंदक पाया जाता है जो कि रुधिर के जमने को रोकता है। ओके, उसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो आहार नाल है, इसका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में मुख प्रकोष्ठ होता है। मुख प्रकोष्ठ आगे जो है ग्रसनी के अंदर खुलता है और ग्रसनी के बाद जो इसमें लगभग 10 खंडों का बना जो है वो क्रॉप पाया जाता है। 10 खंडों का बना क्रॉप पाया जाता है जो कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके अंदर जो है रुद्र जो ये चूसते हैं, क्योंकि ये रुद्रहारी प्राणी है तो जितना भी रुद्र चूसते हैं वो सारा पहले क्रॉप के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। 10 खंडों का बना होता है। उसके बाद आगे छोटा सा अमाशय होता है और छोटी सी आंत पाई जाती है। जितना भी रुद्र ये चूसती हैं उस रुद्र का पाचन और अवशोषण जो है वो आंत भाग के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन इसकी त्वचा के द्वारा ही होता है। इसकी त्वचा नम और चिपचिपी होती है जो कि श्वसन के अंदर सहायता करती है, इसमें त्वचीय श्वसन ही पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इसके अंदर केंचुए की भांति जो है नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया की सहायता से इसके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तंत्रिका तंत्र भी केंचुए की भांति जो है तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु से मिलकर के बना होता है। उसके बाद बात करें इसके रुधिर परिसंचन तंत्र की, तो रुधिर परिसंचन तंत्र में भी इसके अंदर जो देहवीय द्रव होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है जो कि रक्त का कार्य करता है। ओके, ये जो प्राणी है जोंक जो है ये द्विलिंगी प्राणी होता है, यानी इसके अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के जो जनन अंग है दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो नर जनन छिद्र होता है वो 10वें खंड के अंदर उपस्थित होता है और मादा जनन छिद्र होता है वो 11वें खंड के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के लिंग इसके अंदर उपस्थित होते हैं, नर भी और मादा। ठीक है, तो दोनों के जो है छिद्र जो नर 10वें छिद्र में और मादा जो 11वें जनन छिद्र के अंदर उपस्थित होती है। तो ये हम इसकी संरचना देख सकते हैं, इस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, और इसका अंतिम जो भाग होता है ये इसका अग्र सिरा है और ये इसका पश्च सिरा है, और इसका जो पश्च सिरा होता है वहां पर पश्च चूसक उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा चूसक या दूसरा शक्र उपस्थित होता है, और ये जो अंतिम सिरे पर जो ये चूसक उपस्थित होता है, शक्र उपस्थित होता है, ये इसके गमन के अंदर सहायता करता है। इसकी सहायता से ये गमन करती हैं और इसके अलावा ये अपने जो मेजबान होता है उस मेजबान की सतह पर चिपकने के अंदर भी सहायता करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है इसकी संरचना के बारे में, ये जो कि संरचना के बारे में सारी बातें। उसके बाद देखें तो इसमें जो है जो क्या इसका आर्थिक महत्व क्या है, जोंक जो है इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्या फायदा इससे या क्या नुकसान होता है इससे। तो हमारे को पता है कि जोंक एक जो है रुद्रहारी प्राणी है, सैंडवीवर्स एनिमल है, रुद्रहारी प्राणी है, ये रुद्र चूसता है। तो ये जिस जल के अंदर रहता है, जिस आवास के अंदर रहता है, उस आवास के अंदर आने वाले या पाए जाने वाले जो भी जीव हैं, चाहे वो मछलियाँ हैं, चाहे वो मेंढक हैं, चाहे वो जो पशु हैं या मनुष्य हैं, कोई भी हैं, उनका रुधिर चूसते हैं।
ठीक है। उनका रुधिर ये चूस लेते हैं, उनकी अपने जो है एंटीरियर शक्कर है उसकी सहायता से रुधिर चूसते हैं और पोस्टीरियर शक्कर की सहायता से उसकी सतह पर चिपक जाते हैं। और जब उससे पूरी तरह से रुधिर चूस लिया है, इनकी क्रॉप भर जाती है तो अपने आप ही अलग हो जाती है। जोंक की जो है लगभग जो है 600 जातियाँ जो ज्ञात है, जिनमें से 15 जातियाँ ऐसी हैं जो कि चिकित्सा के अंदर उपयोग की जाती हैं। इनकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है जिसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जिसको जोंक थेरेपी कहा जाता है। जोंक थेरेपी के अंदर इसको जो है यूज़ किया जाता है। 15 स्पीसीज है उसके अंदर, और उसमें से मेनली जो स्पीसीज है वो है हिर्डोमेडिसिनेल्स। हिर्डोमेडिसिनेल्स जो है इसको सबसे ज़्यादा जो है चिकित्सा के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसको उपयोग करते हैं, तो इनका उपयोग जो है जैसे कि गंजेपन की समस्या है उसको दूर करने के अंदर करते हैं। जैसे अगर किसी की जो है सिर के अंदर बाल जो है नहीं है जिस स्थान पर, तो बाल उड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो इस जोंक का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर उस जोंक को चिपका दिया जाता है और बाल आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है अगर कोई भी जो है इसके फंगल इन्फेक्शन से जो है जूझ रहा है, किसी के अंदर फंगल इन्फेक्शन के कारण जो है वो बाल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी लीच थेरेपी को उपयोग में किया जाता है, क्योंकि ये जो लीच है ये फंगस को ख़त्म करने के अंदर भी सहायता करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग जो है मधुमेह के रोगियों के अंदर किया जाता है। मधुमेह के रोगियों का जो रुधिर होता है वो गाढ़ा होता है, ठीक है, इसलिए उनके अंदर जो थक्का बनने की संभावना ज़्यादा होती है, और उस थक्के को बनने से रोकने के लिए जो है इस लीच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस लीच के अंदर जो है हिर्डिन नामक जो है प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पाया जाता है, और वो प्रतिस्कंदक जो है हिर्डिन जो है वो रुधिर को पतला करने के अंदर सहायता करता है, तो उसमें भी इसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है जो जोड़ों के दर्द को कम करने के अंदर किया जाता है। जो जोड़ों के हड्डियों का दर्द होता है उसको कम करने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके जो लार होती है उस लार के अंदर कई जो ऐसे एक्टिव तत्व होते हैं जो कि इसके अंदर सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी जिसके भी मतलब जो मनुष्य है उसके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, वहाँ पर इस जोड़ को 1 घंटे के लिए चिपका दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो थेरेपी है इसको लगभग 6 से 8 महीने के अंदर वापस से रिपीट किया जाता है। तो जब इसको चिपकाते हैं तो उससे अपने आप हिर्डिन जो है प्रतिस्कंदक इसके अंदर डाल देते हैं और उसमें से रुधिर चूस लेते हैं। उसमें कुछ एक्टिव तत्व होते हैं जो उसकी लार होती हैं, जो कि इस जोड़ों के दर्द को कम करने के अंदर जो है काफ़ी सहायता। इसके अलावा जो है जो लीच है इसका जो उपयोग है, लीच जो है इसका उपयोग कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है, हृदय संबंधी जो बीमारी होती है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी लार के अंदर जो प्रतिस्कंदक उपस्थित है हिर्डिन, उसके अंदर कुछ ऐसे जो है तत्व होते हैं जो कि हृदय संबंधी बीमारियों को ठीक करने के अंदर सहायता करते हैं, तो इनमें भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है लीच के जो है आर्थिक महत्व कि क्या उसका उपयोग है, कहाँ उसको हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये है लीच से संबंधित उसकी संरचना और उसके आर्थिक। ओके, नेक्स्ट एनिमल आपके पास में लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसका वैज्ञानिक नाम है फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका जो है ये संघ प्लेटिहेल्मिंथस का जंतु है, वर्ग ट्रिमेटोडा डाइजीनिया का ये एनिमल। ये जंतु जो कशेरुकी जंतु हैं जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस या मनुष्य है, इनके पित्तवाहिनी और यकृत का फ्लूक है। इनकी पित्तवाहिनी के अंदर या यकृत के अंदर ये पाया जाता है, उसका फ्लूक है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1.8 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होती है, और इसकी चौड़ाई 0.4 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसका शरीर देखें तो इसका शरीर जो है अगर सिरे से और पश्च सिरे से, आगे से और पीछे दोनों सिरों से जो है शंकु के आकार का होता है, दोनों सिरों से संकरा होता है। इसका जो मुख होता है वो शंकु के आकार का होता है। इस पर जो 2 चूषक पाए जाते हैं, इसमें 2 चूषक पाए जाते हैं। एक चूषक जो होता है इसको अगर चूषक कहते हैं, एंटीरियर चूषक कहा जाता है, एंटीरियर शक्कर कहा जाता है। दूसरा इसमें अधरीय चूषक होता है जिसको वेंट्रल सकर्स कहा जाता है।
इसके शरीर के अंदर मुख को छोड़ करके 2 जनन छिद्र होते हैं और एक उत्सर्जी छिद्र भी इसके अंदर पाया जाता है। ये जंतु जो होता है ये द्विलिंगी जंतु होता है, उभयलिंगी जंतु होता है। इसके लिवर फ्लूइड की संरचना है, उभयलिंगी जंतु है ये। इसके अंदर जो स्वनिषेचन है वो कम पाया जाता है, स्वनिषेचन इसमें कम पाया जाता है। इसकी जो पित्तवाहिनी होती है, जो पोषक की पित्तवाहिनी होती है, उस पोषक की पित्तवाहिनी के अंदर मैथुन क्रिया के द्वारा इसमें परनिषेचन पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये जंतु जो होता है ये अवायवीय परजीवी होता है। श्वसन इसके अंदर अवायवीय होती है, यानी इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये अवायवीय होता है, अवायवीय परजीवी होता है। ये जो है जब लीवर और पित्तवाहिनी के अंदर है तो वहाँ पर पित्तवाहिनी है, पित्तकों को, लीवर को, उन सभी को चूसता है, वहाँ से भोजन देता है, उनको चूसता है, रुधिर चूसता है, उसमें से जो टिश्यू खाता है और इसका पाचन जो है इसकी आंत के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो इसका पाचन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया है, उत्सर्जन की क्रिया के अंदर इसमें जो प्लेटिहेल्मिंथिस के अंदर जो जंतु में उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, उनकी सहायता से इसके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उत्सर्जन इसमें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा पाया जाता है। लीवर फ्लूक जो है ये इसका जीवन चक्र जो है वो जटिल होता है, जीवन चक्र इसका जटिल होता है। इसका जीवन चक्र 2 प्रकोष्ठियों के अंदर पूरा होता है, 2 प्रकोष्ठी जो है उनके अंदर इसका जीवन चक्र पूरा होता है। इसका जो प्राथमिक प्रकोष्ठी होता है वो कुशेरकी जंतु होता है, स्वयं कुशेरकी जंतु जो है इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी होता है। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी या मनुष्य जो है ये इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी होते हैं। ठीक है, द्वितीय प्रकोष्ठी जो होता है इसका, द्वितीय प्रकोष्ठी ये घोंगे की कोई जाति होती है, जो अलवणीय जल का घोंगा होता है, अलवणीय जल का घोंगा जैसे कि लिमनिया है या प्लेनॉर्बस है, इसकी स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर द्वितीय प्रकोष्ठिका या मध्यस्थ कोशिका कार्य करती हैं और प्राथमिक प्रकोष्ठी जो वो कुशेरकी जंतु स्वयं होता है। कैसे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, किस तरह से इसकी स्टेजेस आती हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे भेड़ जो होती है उनके अंदर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भेड़ के पित्ताशय वगैरह के अंदर होते हैं। अगर कोई संक्रमित भेड़ है जिसके पित्ताशय के अंदर या फिर उसके लीवर के अंदर अगर वो कृमि उपस्थित है तो उस कृमि के द्वारा जो दिए गए अंडे हैं वो भेड़ के मल के साथ जो है बाहर आएंगे। तो भेड़ के मल के साथ जो अंडे बाहर आ गए, अंडे युक्त मल जो है वो बाहर आ गए हैं। अब ये अंडे युक्त जो मल है, अब इसमें जो अंडे उपस्थित हैं वो तापक्रम की और नमी की और अम्लता की जो उचित परिस्थितियों जो है, उचित परिस्थितियों के अंदर जो है ये हैच होंगे और हैच होने के बाद इसमें से लार्वा अवस्था निकलेगी। ठीक है, तो वो लार्वा अवस्था कौन से निकलेगी, इनमें से मिरासीडियम लार्वा अवस्था निकलती है। इन अंडों के हैच होने से कौन सी लार्वा अवस्था निकलती है, मिरासीडियम लार्वा अवस्था निकलती है। और ये मिरासीडियम लार्वा अवस्था जो है ये जल के संपर्क में आएगी। जब जल में आएगी तो जल में तैरती हुई जो है ये कहाँ पहुँच जाएगी, इसका जो मध्यस्थ कोशी है, घोंगा जो है इसका उस जल के अंदर, अम्लीय जल के अंदर जिसमें ये मिरासीडियम लार्वा अवस्था तैर रही है, उसके अंदर ये तैरते हुए उस घोंगे की जो कोमल त्वचा है, कोमल टिश्यू है, उसमें से उस घोंगे के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये मिरासीडियम लार्वा अवस्था ये घोंगे के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद कई अवस्थाओं से गुजरते हुए ये मिरासीडियम लार्वा अवस्था जो है ये सर्केरिया लार्वा अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है। तो मिरासीडियम से ये लार्वा अवस्था घोंगे के अंदर चेंज हो गया सर्केरिया अवस्था में, और सर्केरिया लार्वा जो है ये घोंगे से बाहर निकल के पुनः जल के अंदर तैरने लगता है। तो ये घोंगे से सर्केरिया लार्वा अवस्था ये बाहर निकलेगी और पुनः तैरने लग जाएगी और पुनः तैरते तैरते ये जो है लार्वा अवस्था मेटासर्केरिया के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब ये तैरते तैरते मेटासर्केरिया के अंदर चेंज हो गई है और मेटासर्केरिया जो है जैसे अवस्था बनती है तो ये जो है वहाँ वनस्पति जो उपस्थित है उसके अंदर जो जल है या उसके अंदर जो वनस्पति उपस्थित है उस वनस्पति के ऊपर चला जाता है। घास है या वनस्पति या पौधे उनके ऊपर ये मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था पहुँच जाती है और वहाँ जाकर के चिपक जाती है। ठीक है,
अब वहाँ जो चिपक गई है घास के ऊपर ये मेटासर्केरिया लार्वावस्था, तो यहाँ पर जो है जो भी चरने वाले जंतु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी है, वो जब इस वहाँ पर जाएंगे और उस मेटासर्केरिया युक्त घास जो है उसको खाएंगे, तो ये मेटासर्केरिया उस जंतु के शरीर के अंदर चली जाती है, उसके पाचन तंत्र आहार नाल के अंदर चली जाती है, और वहाँ से ये जंतु जो है उसके लीवर के अंदर या पित्ताशय के अंदर चला जाता है और उसको जाकर के क्षतिग्रस्त करता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल है जो इसमें कंप्लीट होता है। तो इसमें 3 लार्वावस्था है, मिरासीडियम, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। मिरासीडियम जो है ये घोंगे के अंदर जाता है और भेड़ जो उसके अंदर कौन सा मेटासर्केरिया इन्फेक्शन करता है। तो मेटासर्केरिया वो लीवर के अंदर जाकर के वहाँ पर लीवर को क्षतिग्रस्त करता है और उसकी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये है इसके संरचना और इसके जीवन चक्र के बारे में। अब इससे क्या आर्थिक महत्व है, लीवर फ्लू का क्या आर्थिक महत्व है? तो अगर लीवर फ्लू के आर्थिक महत्व की बात करें तो लीवर फ्लू जो है ये मेनली जो भेड़ होती है उसके अंदर इसका इन्फेक्शन देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वनस्पति को चलते फिरते वो खाती रहती है। तो भेड़ के अंदर जब ये मेटासर्केरिया जो है ये अवस्था उसके शरीर के अंदर पहुंच जाती है, तो वो लीवर के अंदर पहुंच करके यकृत वाहिनी के अंदर पहुंच कर पित्त वाहिनी के अंदर पहुंच करके उसको क्षतिग्रस्त करती है और उसके अंदर जो है लीवर रोट उत्पन्न कर देती है, यकृत सिरोसिस उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण उसके अंदर यकृत से जो पित्तरस का स्रावन कम हो जाता है, उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, पाचन क्रिया उसके अंदर नहीं हो पाती है, धीमी हो जाती है, भोजन उसके अंदर पचता नहीं है, कमजोरी आ जाती है उसके अंदर, जिसके कारण जो है उसमें जो है जो ऊन होती है उसकी वो गिरने लग जाती है, भेड़ की जो ऊन है वो गिरने लग जाती है, उसके अंदर एनीमिया के लक्षण आ जाते हैं, दूध की कमी हो जाती है उसके अंदर, भूख कम लगती है जिस कारण से दूध की कमी आ जाती है, बाल गिरने लग जाते हैं, उसके ऊन जो है वो गिरने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह की समस्या उसके अंदर आ जाती है और इस तरह से जो उस जीव का या उस पोषी होता है जिसके अंदर ये लार्वा अवस्था उपस्थित है उसका जीवित रहना असंभव सा हो जाता है। ठीक है, उसका जो है जीवित रहना असंभव होता है। ये जो रोगी है ये तभी ठीक हो सकता है जब उसके शरीर से जो उसकी लीवर है उससे अमाशय से होते हुए वो परजीवी जो है वो बाल के द्वारा बाहर निकल जाए, तभी ये जो है जीव बच सकता है, जो पोषी है वो बच सकता है। ठीक है, और इसके इलाज के लिए जो है कई सारी जो है दवाइयाँ भी औषधियाँ भी दी जाती हैं और ये औषधियाँ भी है शुरुआती अवस्था के अंदर ही प्रभावी होती हैं, तभी जो है उसको उपचार किया जा सकता है। अगर संक्रमण बहुत अधिक हो जाए तो उसका उपचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है जो भी इस पशुओं को पालते हैं जैसे भेड़ पालक है तो उनको इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है और उसके साथ साथ जो है इनको जो उनकी जो पशुओं को संख्या बढ़ाने के लिए उनको पालते हैं तो उनका भी नुकसान इसको होता है। तो ये है लीवर फ्लू के बारे में, फेशियोला हिपेटिका की संरचना और उसके जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट एनिमल अपने पास में एस्कैरिस। एस्कैरिस का वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस, संघ इसका नेमेटोडा, वर्ग फैस्मिडिया और इसके गण एस्केरोइडिया, वंश एस्कैरिस और जाति लुम्ब्रिकोइडस। एस्कैरिस मुख्य रूप से मनुष्य की आंत का परजीवी है, मुख्य रूप से मनुष्य की आंत का परजीवी है, लेकिन इसके अलावा इसकी कई जातियां जो है सुअर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गिलहरी, इनकी जो है आंत के अंदर भी पाई जाती है। एस्कैरिस का जो शरीर होता है ये एक चमकीली अर्धपारदर्शी क्यूटिकल के बने आवरण से ढका होता है। इसका जो शरीर है क्यूटिकल के आवरण से ढका हुआ होता है, अर्धपारदर्शी। इसका जो रंग है वो हल्का पीला या हल्का गुलाबी रंग का इसका कलर होता है और इसका जो अगर सिरा होता है, अगर सिरे पर इसमें एक त्रिकोणाकार मुख पाया जाता है जिसके ऊपर 3 चौड़े ओष्ठ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके शरीर के अंदर जो है इसकी पूरी लंबाई के अंदर 4 जो है वो धारियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है सामान्य संरचना है।
ये जो स्कैरिस है, स्कैरिस ये एक लिंगी जंतु होता है। स्कैरिस एक लिंगी जंतु होता है, यानी इसके अंदर नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं। नर जो होता है उसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, मादा की लंबाई जो है वो 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक होती है। यानी मादा जो है वो लंबाई के अंदर लंबी होती है, नर जो है वो छोटा होता है। तो ये देखिए ये मादा है और ये नर है। नर जो होता है उसका अंतिम सिरा जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा का अंतिम सिरा जो वो सीधा होता है। नर का अंतिम सिरा मुड़ा हुआ होता है, मादा का अंतिम सिरा सीधा होता है। और जो नर होता है इसके अंतिम सिरे पर यहाँ पर अवस्कर उपस्थित होता है, उस अवस्कर द्वार उपस्थित होता है, अवस्कर छिद्र उपस्थित होता है, और जिसके अंदर दो जो है यानी एक जोड़ी पीनियल सिटी या पीनियल कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। जबकि मादा का जो है अंतिम सिरा सीधा है, जिसमें यहाँ पर जो है अवस्कर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर गुदा पाई जाती है और उसके अंदर कंटिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। ओके, इसमें कंटिकाएं नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है जो जनन छिद्र है वो सिर्फ मादा के अंदर ही पाया जाता है। मादा के अंदर जो है मध्य अधर स्थिति पर जो है इसकी लंबाई के 1/3 ऊपर का जो 1/3 हिस्सा है वहां पर जो इसमें मादा जनन छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, नर के अंदर जो है वो अवस्कर के अंदर ही छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अंदर मादा जनन छिद्र उपस्थित है। इसके अलावा इसमें जो है एक जो उत्सर्जी छिद्र होता है, अगला सिरा अगले सिरे से 2 mm जो है दूरी पर जो है उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर उत्सर्जी छिद्र होता है। इसके अलावा इसके पाचन तंत्र के अंदर इसमें मुख प्रकोष्ठ, ग्रसनी, आंत और मलाशय पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में मुख प्रकोष्ठ, ग्रसनी, आंत और मलाशय पाए जाते हैं। नर के अंदर जो है मलाशय जो है वो अवस्कर द्वार के अंदर खुलता है, जबकि मादा के अंदर जो है मलाशय गुदा के द्वारा सीधे बाहर खुलता है। इसके अलावा जो इसके अंदर श्वसन जो है वो अवायवीय प्रकार का होता है। अवायवीय प्रकार का, अनोक्सी प्रकार का श्वसन इसके अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये इसकी कुछ संरचना है, इसकी बाह्याकार की है। उसके बाद बात करें इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसका जो जीवन चक्र है, इसके जीवन चक्र के अंदर जो है नर और मादा जो है जो स्कैरिस है दोनों के अंदर मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। नर और मादा छोटी आंत के अंदर जो है मैथुन क्रिया संपन्न करते हैं, और मैथुन क्रिया के तत्पश्चात जो है मादा जो है वो निषेचित कठोर आवरण युक्त जो है अंडे जो है वो जो पोषी है उसके मल के साथ जो है शरीर से बाहर निकाल देती है। मादा अपने जो है जीवन काल के अंदर जो है लगभग 20 से लेकर के 27 लाख अंडे देती है। 20 से लेकर के 27 लाख अंडे जो है मादा अपने जीवन काल के अंदर देती है। जब ये अंडे जो है मल के साथ बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर के मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो उपयुक्त तापमान, उपयुक्त नमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर ये अंडे जो होते हैं इनके अंदर आगे जो प्रोसेस इनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये अंडे जो है बिना हैच हुए, इन अंडों के अंदर जो है अंडों के अंदर बिना हैच हुए जो है ये आगे इनके अंदर निर्मोचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इन अंडों में अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जो है बिना इसमें हैचिंग हुए इसके अंदर फर्स्ट निर्मोचन की क्रिया हो जाती है। पहला निर्मोचन इनके अंदर हो जाता है और ये जो है किसमें चेंज होते हैं, ये भ्रूण युक्त अंडे के अंदर चेंज होते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एग जिनको अब कहा जाता है। तो जो अंडे थे उपयुक्त तापमान और उपयुक्त नमी और ऑक्सीजन की उपलब्धता होने पर इन अंडों के अंदर निर्मोचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और अंडे के अंदर ही निर्मोचन हो जाता है और अगला लार्वा बन जाता है। फर्स्ट लार्वा इसमें बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग कहा जाता है, भ्रूण युक्त अंडा कहा जाता है। और ये इसकी जो है संक्रामक अवस्था होती है। एम्ब्रियोनेटेड एग है ये स्कैरिस की संक्रामक अवस्था है। ऐसे स्थान यहाँ पर खुले में शौच किया जाता है तो वहाँ पर जो है ये आसानी से मेजबान के पास पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जल के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, उसमें जो है पीने वाला जो जल है उसमें अगर ये संदूषित हो गए हैं या भोजन जो है उसके अंदर संदूषित हो गए हैं, उस भोजन से या संदूषित जल से जो है ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है, ये संक्रामक अवस्था है, ये परपोषी तक पहुँच जाती है। परपोषी के अंदर पहुँचने के बाद
जैसे ये प्रपोशी के शरीर के अंदर जल द्वारा या भोजन द्वारा पहुंच जाती है तो इसकी आंत में पहुंच करके, आंत में जब ये अवस्था पहुंच जाएगी, एम्ब्रियोनिक एग पहुंच जाएगा, जिसके चारों ओर जो आवरण है वो वहाँ आंत के अंदर जो पाचन एंजाइम है उनसे पाचन हो जाएगा उसका आवरण का, और उसका जो लार्वा है वो फ्री हो जाएगा, लार्वा मुक्त हो जाएगा। लार्वा आंत की भित्ति को भेद करके रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और रुधिर कोशिकाओं के अंदर रुधिर से कोशिकाओं से होते हुए ये यकृत निवाहिका के अंदर पहुंच जाता है, और यकृत निवाहिका से ये यकृत में पहुंच जाता है। तो यकृत निवाहिका से यकृत में पहुंच गया, और यकृत से ये हृदय में पहुंच जाता है, और हृदय से ये फुफ्फुस धमनी तक पहुंच जाता है। हृदय से फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये फुफ्फुस तक पहुंच जाता है, फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों तक जो है ये पहुंचते पहुंचते अपनी जो है तृतीय लार्वावस्था को ये प्राप्त कर लेता है। तृतीय निर्मोचन जो इसके अंदर हो जाता है फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते, ये मार्ग तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर तृतीय निर्मोचन हो जाता है। तो यहाँ फेफड़ों तक पहुंचने का जो इसका मार्ग है, इस मार्ग को प्राथमिक प्रवास कहा जाता है। फेफड़ों तक जो पहुंचने का ये मार्ग है, इसको प्राथमिक प्रवास कहा जाता है। और प्राथमिक प्रवास के बाद अब जो है जो प्रपोशी होता है, प्रपोशी के अंदर थूकने और खांसी की जो है, खांसी और थूक जो है उसको निगलने की क्रिया के कारण, प्रपोशी ने थूक जो उसको निगल लिया या खांसी के कारण जो है ये फेफड़ों से ये जो लार्वा है, तृतीय जो निर्मोचन अवस्था है का जो लार्वा बना है वो वापस से आंत के अंदर चला जाता है, और आंत में जाकर के यहाँ पर ये आंत की भित्ति से अंदर चला जाता है और उसमें स्थायी हो जाता है, और ये जो आगे व्यस्क के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फेफड़ों से लेकर के जो वापस आंत तक आया है, और यहाँ इसका चौथा निर्मोचन हो गया है, और ये व्यस्क के अंदर चेंज हो गया है। तो ये जो प्रवास है इसको द्वितीय प्रवास कहा जाता है। फेफड़ों से लेकर के आंत तक जो प्रवास है इसको द्वितीय प्रवास कहा जाता है। यहाँ तक का मार्ग इसको द्वितीय प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कुल जो है लगभग प्रवास के अंदर 8 से लेकर के 10 सप्ताह का समय लगता है। 8 से लेकर के 10 सप्ताह का समय इसके प्रवास के अंदर लगता है, और इसके कुल जीवन काल के अंदर जो कुल लाइफ साइकिल जो वो लगभग 10 से 12 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 10 से 12 महीने के अंदर इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये है एस्कैरिस की संरचना और उसके जीवन चक्र के बारे में। अब इसकी बात करें इसके आर्थिक महत्व की, तो इसके आर्थिक महत्व के अंदर एस्कैरिस जो है ये इस का जो अध्ययन है, एस्कैरिस ये विश्व के लगभग सभी देशों के अंदर, सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है, और इसका जो है एक प्रारूपिक निमेटोड के रूप में अध्ययन भी किया जाता है। निमेटोड का अगर हमें अध्ययन करना है, निमेटोड संघ, निमेटोड संघ जो उसका अध्ययन करना है, तो उसके लिए एस्कैरिस का अध्ययन किया जाता है। इस एस्कैरिस के अंदर जो है जो निषेचन की प्रक्रिया है और प्राथमिक विदलन है या समसूत्री विभाजन है, इनका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। एस्कैरिस से होने वाले रोग को एस्कैरियोसिस कहा जाता है। एस्कैरिस से जो रोग होता है उसको एस्कैरियोसिस कहा जाता है, और इस रोग के अंदर जो है जो संक्रमितकारी जो इसकी अवस्था है, संक्रमणकारी जो अवस्था है उसका संक्रमण होने से आंत के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आंत के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, उदर के अंदर दर्द होता है, आंतरिक शोध हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसका जो है बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाए तो उससे जो है एनीमिया की समस्या हो सकती है, ज्वर, अनीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस और इओसिनोफिलिया जैसी समस्या हो सकती है। इसका जो संक्रमण है वो वयस्क की अपेक्षा जो बच्चों के अंदर वो देखने को ज़्यादा मिलता है। वयस्क की अपेक्षा बच्चों में इसका संक्रमण अधिक होता है। ओके, और इसके कारण जो है एनीमिया जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा अगर इसका संक्रमण हो जाए तो उससे जो है जो आंत्र है अगर उसमें औषधियाँ देते हैं तो वो औषधियों के कारण आंत्र जो है वो वलित हो जाती है, और उसको जो है फिर शल्य क्रिया के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, अन्यथा तो वो ठीक नहीं हो सकती है। ओके, तो ये है एस्कैरिस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमने चारों जो है पैरासाइट है उनके बारे में पढ़ा था,
देखा है सबके बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।